जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे और काफी सेशन भी अपन ने डिस्कस कर लिए। लास्ट सेशन तक अपन ने C3 जो चक्र था, जो पाथवे था, उसकी बात कर ली थी और आज के सेशन में अपन बात करेंगे C4 चक्र। C3 जो था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण था और उसका जो प्राथमिक उत्पाद था उसके 3 कार्बन थे, जबकि C4 जो है उसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके पास क्या होता है, जो प्रथम स्थिरीकरण उत्पाद है CO2 का, वो होता है 4 कार्बन वाला। इसे अपन बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये डिफरेंस आपने पहले डिस्कस कर लिया है। एनसीईआरटी में एक टेबल भी आपको दे रखा है, कंपैरिजन करवा रखा है C3 और C4 का, उसे भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कुछ ब्लैंक चीजें दे रखी है, कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक तरह से ऑप्शन टाइप, और वहां से पूरे पूरे चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछने। ठीक है, जो कंपैरिजन करते हैं वो अगर आपको समझ में आता है तो C3 और C4 आसानी से समझ में आ गया है, इसका मतलब है। तो वो भी अपन देखेंगे एनसीईआरटी की टेबल को। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे C4 चक्र। आप लास्ट तक सेशन को देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा, 100% एनसीईआरटी आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट अपन करते हैं C4। जैसा कि आपने पहले के सेशन में देखा था कि जो C4 है इसके अंदर क्या होता है कि साहब जो CO2 का फिक्सेशन होता है उसका जो प्रथम उत्पाद है वो क्या है, 4 कार्बन वाला कार्बनिक जो अम्ल है जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हिंदी में यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। C4 जो पादप है उसके कुछ प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, C4 प्रकार के जो पादप है उसके प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो ये जो है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, उष्ण प्रकार के जो रीजन है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन जिसे अपन बोलते हैं, या जिसे अपन बोलते हैं शुष्क शुष्क उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, शुष्क शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें C4 पादप अपने को देखने को मिल जाएंगे आसानी से। अगर आपको इसके एग्जांपल पूछे जाए तो एग्जांपल सिंपल से एनसीईआरटी का आपको ध्यान में रखना है, बाजरा एवं जवार। बाजरा एवं जवार जो है वो C4 पादप के क्या है, एग्जांपल है। बोले ये कहां पर लिखे हैं सब एनसीईआरटी में? तो एनसीईआरटी में जब पढ़ते हो आप बहुत अच्छे से तो जगह जगह आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रश्न को आप सही से देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न है, इसका जवाब देना उचित नहीं है, तो हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन वहां से मिस कर दें। तो बाजरा और जो जवार है वो किसके एग्जांपल है? C4 पादप के एग्जांपल यहां पर अपने को देखने को मिल जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट भी यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बात समझे। अब आगे अपन चलते हैं कि जो C4 पादप है वो स्पेशल क्यों है। C4 पादप की प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये आपने 2 दिन तो देख ली, उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो C4 पादप जो है वो उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर टॉलरेटिव ये होते हैं, उच्च ताप को ये सहन कर सकते हैं, उच्च ताप के लिए सहनशील ये होते हैं। रेस्पॉन्स की अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार से रेस्पॉन्स करेंगे तो उच्च ताप आपके पास होगा, जो प्रकाश है वो भी अगर उच्च है, प्रकाश है उसकी तीव्रता भी अगर उच्च है तब ये रेस्पॉन्स करेंगे, अन्यथा ये रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। किसका रेस्पॉन्स? प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में अपन इसे बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको सिंपल सी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर प्रकाश श्वसन या जिसे अपन बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो इसके अंदर नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन आपको आने वाले सेशन में बहुत डिटेल से बता रखा है वैसे एनसीईआरटी में। अभी इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश श्वसन पादपों में या C4 पादप में अनुपस्थित होती है, और होती क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, जो भी क्या होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उसकी एक तरह से हानि होती है। ये इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रकाश श्वसन क्या होता है? ऊर्जा की एक तरह से हानि है पादप के लिए। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी टू प्लांट, ये इसके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और यहाँ पर अब प्रकाश श्वसन नहीं है तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ऊर्जा की हानि अगर आपके पास नहीं होगी तो यहाँ पर जो जैव भार है, जो बायोमास से जो बन रहा है, वो भी क्या होगा, उच्च यहाँ पर होगा। तो वो भी क्या होगा, उच्च यहाँ पर होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है C4 पादप की। अब आगे अपन चले
तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप C3 और C4 पादप लेते हैं, उसकी पत्ती आप लेते हैं और उसका वर्टिकल सेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से आड़ा और वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। तो अगर आप किसी C4 और C3 पादप की खड़ी पत्ती लेकर उसको खड़े से आप काटेंगे तो क्या आप उसमें डिफरेंस देख सकते हैं? पत्ती की संरचना में डिफरेंस, अंतर देख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा। वैसे तो अपन नॉर्मली नहीं देखते क्योंकि अपने पास लैब वाली जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप वगैरह, स्लाइड वगैरह, वो अपने पास नहीं है, लेकिन जो देखते हैं उनका जवाब यही होगा, हाँ बिल्कुल C3 और C4 पादप में की जो पत्तियां है उसका वर्टिकल सेक्शन आप खड़ा, उसका ट्रांसवर्स जो सेक्शन देखेंगे काटेंगे उसे, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और डिफरेंस पत्ती की शारीरिकी में या एनाटॉमी में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जो लीफ की एनाटॉमी है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लीफ एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट की अगर आप बात करो तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये मेरे पास है वेस्कुलर बंडल, जिसे अपन बोलते हैं सहवन फूल। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल, सहवन फूल है। ये है मेरे पास सहवन फूल या वेस्कुलर बंडल जिसे अपन बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम सहवनीय जो होते हैं, जो सहवन करते हैं जल का, खाद्य पदार्थों का, हार्मोन का, वो है सहवन फूल में पत्ती के अंदर। किसमें? पत्ती के अंदर। और इसकी जो C4 पादप की जो पत्ती है, इस सहवन फूल के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? बड़ी बड़ी कुछ कोशिकाएं होती है। इन सहवन फूल के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कुछ कोशिकाएं होती है जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं आपको बताई जा रही है इसे अपन बोलते हैं पूलाक्षद। पूलाक्षद कोशिकाएं या बंडल शीट सेल इंग्लिश में से अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल। दोनों शब्द आप ध्यान में रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बंडल शीट सेल्स है, ठीक है। पूलाक्षद, ये फूल है, सेवन फूल है, इसको आच्छद, इसको कवर करने वाले जो कोशिकाएं हैं वो है पूलाक्षद कोशिकाएं। इनकी प्रॉपर्टी सिंपल सा आपको ध्यान में रखनी है, तो लाल होती है, बड़ी होती है। अंतर कोशिकीय जो अवकाश, मतलब कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश है, जो स्पेस है, वो इसके अंदर नहीं होता है। तो अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है वो क्या होता है? इसके अंदर अनुपस्थित होता है। ये आपको देख लेना है। नहीं, ये आप देखेंगे समझेंगे तब वो जो आपको यहाँ पर जो साइकिल बता रखा है वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये बड़ी कोशिकाएं हैं, इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। और इस प्रकार की जो एनाटॉमी होती है या शारीरिक की जो संरचना होती है इस प्रकार की, उसे अपन बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज शारीरिक या क्रेंज एनाटॉमी से अपन बोल सकते हैं। क्रेंज एनाटॉमी किसमें मिलता है? कि C4 की जो C4 पादप की जो पत्ती है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अब और कुछ बातें यहां पर आपको देखनी है कि ये जो आपको पूलाक्षद कोशिकाएं बताई जा रही है, इनके अंदर क्या होते हैं साहब? बहुत संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है यहाँ पर वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बिना क्लोरोप्लास्ट के क्या संभव है प्रकाश संश्लेषण? मेन तो हरे पार्ट के अंदर ही होता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है आप लिख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट संख्या जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होगी। और इनकी इसकी पूलाक्षद जो कोशिकाओं के बारे में बात की जाए, दो तो प्रॉपर्टी आपने लिखी, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है, जो वृद्धि होती है, वो क्या होती है? इम्परवियस टू गैसेस, मतलब जो गैस है उसके लिए अपारगम्य होती है। गैसों के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। गैसों के लिए अपारगम्य होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ना भाई साहब, ये जो भी यहाँ पर लिखा लीफ एनाटॉमी से लेकर यहाँ जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर ये आपके क्लियर है तब तो ये जो हैच एंड स्लेक पाथवे है वो यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, 100% गारंटी। और अगर ये नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सारी लेयर होती है जो एक तरह से इम्परमेबल होती है, इम्परवियस की अपन जो बात कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर होती है।
ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। तो आगे अपना है साइकिल जो है हेच एंड स्लेग पाथवे, यहाँ पर लिखा है हेच एंड स्लेग पाथवे, C4 पाथवे को हेच एंड स्लेग दो वैज्ञानिक उनके नाम पर हेच एंड स्लेग पाथवे से कहते हैं। 1966 में इन्होंने ऐसा चक्र बताया था कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपने जब C3 पादप पढ़ा था, सॉरी C3 जो चक्र था वो पढ़ा था आपने, तो अपन ने क्या बात की थी कि जो प्रोसेस होती है वो मेसोफिल के अंदर होती है। मेसोफिल पर्ण मध्यतक जो कोशिका उसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की बात करें, जो प्रथम उत्पाद जो बनता है वो कहां पर बनता है, मेसोफिल के अंदर होता है। यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आप इसको देखिए, चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, दो प्रकार की कोशिकाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आपके पास है मेसोफिल जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेसोफिल जिसे अपन बोलते हैं मध्यवर्ती कोशिका, और ये आपके पास है फूलाक्षद कोशिका जो सहबन फूल के चारों तरफ होती है। जैसे मान लो इसी चित्र को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको बनाया साइड से, ठीक है, यहीं कहीं आपके पास मेसोफिल कोशिका भी होती है, जैसे ये मेसोफिल कोशिका वगैरह आपके पास उसी की अपन जो बात करें। ठीक है, तो ये फूलाक्षद कोशिका है और ये क्या है, मध्यवर्ती कोशिका। अब C4 है, मतलब जो पहला कार्बन CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है उसका जो पहला प्राथमिक उत्पाद जो आपके पास बन रहा है, प्राथमिक ग्राही जो है आपके पास, वो 3 कार्बन का होना चाहिए। ग्राही जो है वो 3 कार्बन का होगा, तभी तो जो फर्स्ट स्थिरीकरण होगा, प्रथम स्थिरीकरण होगा वो 4 कार्बन वाला अपने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मेसोफिल कोशिका में क्या होता है, ये वातावरण से CO2 अपने पास आ रही है, वातावरण से आएगी, और ये जो CO2 है HCO3 माइनस में परिवर्तित होती है बाई कार्बन जिसे अपन बोलते हैं। इससे पहले एक और इससे पता है वैसे कुछ इस प्रकार से आपने जो श्वसन की प्रोसेस होती है मनुष्य में उसके अंदर आपने पढ़ी होगी H2O plus CO2, तो वो बनता है H2CO3, और वो H2CO3 वापस से जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो H प्लस आयन और HCO3 माइनस में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार की कुछ इसके अंदर अभिक्रिया होती है पहले। ठीक है, कुछ जो बातें हैं एनसीईआरटी में लिखी है, कुछ नहीं लिखी वो मैं यहाँ से आपको साथ साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये HCO3 आपके पास है, अब एक कार्बन यहाँ पर है और मुझे पता है कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है तो वो 4 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का मुझे और कोई ना कोई जो केमिकल है वो उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला मेरे पास कौन सा है, PEP, जिसे अपन ने पहले ही पढ़ा था, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या पढ़ा था, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, वो ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास है 3 कार्बन का। ये मेरे पास है 3 कार्बन का, ये मेरे पास है 1 कार्बन। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, यौगिकीकरण जिसे अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यौगिकीकरण जिसे अपन यहाँ पर बोल रहे हैं, या जिसे अपन कह सकते हैं फिक्सेशन, मतलब फिक्स जब हो रहे हैं तो एक 4 कार्बन वाला अम्ल अपने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन यहाँ पर है, तो इनका फिक्सेशन जब होता है तो 4 कार्बन वाला अम्ल यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। अब इस 4 कार्बन वाले जो अम्ल है उसका परिवहन होता है किसके अंदर, परिवहन नीचे की ओर, नीचे अपने पास क्या, फूलाक्षद कोशिका है, और परिवहन होने से पहले ये दूसरे अम्ल में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पर मेलिक अम्ल लिख सकता हूँ, मेलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मेलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल, उसमें ये परिवर्तित होते हैं और परिवर्तित होने के बाद में इनका परिवहन होता है इसके अंदर, फूलाक्षद कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, ये C4 अम्ल अपने पास यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है, इतनी सी बात यहाँ पर क्या क्लियर है, मेरे हिसाब से आपकी क्लियर यहाँ पर हो जानी चाहिए। अब परिवहन जो हो रहा है वो यहाँ पर कैसे आ रहा है सर, कि इस मध्यवर्ती कोशिका से फूलाक्षद कोशिकाओं में कैसे आ रहा है, तो ये जो दोनों कोशिकाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती है जीव द्रव्य तंतु, मतलब छोटे छोटे इसके अंदर क्या है, गैप है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जीव द्रव्य तंतु जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ से परिवहन होगा इनकी मदद से, C4 जो अम्ल है, चाहे मेलिक है चाहे एस्पार्टिक की जो मैंने बात की, इसमें यह परिवर्तन जो होता है वो यहाँ पर नीचे की ओर आता है। सारी बात समझ में, वो यहाँ पर क्या आ चुका है, नीचे की ओर आ चुका है। अब नीचे की ओर आने के बाद में यहाँ पर आपके पास क्या, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन का सिंपल सा मतलब आपके पास क्या होता है कि CO2 या कार्बन वाला कोई पदार्थ जो है, सब्सटेंस है, वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। क्लियर है, वो यहाँ पर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अपने पास है कि ये जो PEP और जो HCO3 है, ये जो यौगिकीकरण यहाँ पर हुआ
इस स्टेप में अपने पास एक छोटा सा पॉइंट है कि एक एंजाइम आपने पहले भी पढ़ा था, वैसे इसीलिए नहीं बताया, बता देता हूं, याद आ गया। एक तो पेप्टेज एंजाइम आपने सुना होगा। पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया यहां पर होती है सिंपल सी, या इसे अपन बोल सकते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। पेप्टेज भी इसे अपन बोल सकते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज भी इसे अपन बोल सकते हैं। तो यहां से आपके पास परिवहन होगा, परिवहन होने के बाद में मूलाक्षर कोशिकाओं में ये आ चुका है जो भी अम्ल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन आपके पास होगा। अगला जो स्टेप यहाँ पर बताया जा रहा है तीसरा, CO2 यहाँ पर निकलेगी और वो जो CO2 वो केल्विन चक्र के अंदर चली जाएगी। और केल्विन चक्र की अगर अपन बात करें तो जो परीक्षा पर हमने देखा था, केल्विन चक्र जो है सभी पादपों में क्या होता है सर, काम करता है, चाहे तो वो C3 हो चाहे तो वो C4 हो, केल्विन चक्र सभी में काम करेगा। ये अपन ने पहले से डिस्कस कर रखा है, ये सब में आएगा। C3 और C4 को अपन जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना अपने को, पहला जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके आधार पर अपन C3 और C4 बोल रहे हैं। C3 में आपके पास ध्यान रखना PG है आपके पास है, C4 में जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या है, OAA ऑक्सैलोएसिटिक जो एसिड है वो यहाँ पर है, और वो आपके पास मैलिक एसिड और जो एस्पार्टिक अम्ल है उसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, C4 आपके पास किसके अंदर बन गया, मध्यवर्ती कोशिका में बन चुका था। अपन को आपके आगे की ओर जब अपन चलते हैं तो आपके पास C4 जो है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ से CO2 निकलती है, 4 में से 1 कार्बन निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 3 वाला यहाँ पर आपके पास अम्ल बचेगा, इसे अपन एक तरह से पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये CO2 किसमें चला गया, केल्विन चक्र में, और वो केल्विन चक्र में आपके पास ग्लूकोज वगैरह का निर्माण करेगा। 3 स्टेप आपने वहां पर पहले से देख रखे हैं, ठीक है। एटीपी वगैरह की भी अपन वहां पर बात कर रहे हैं। ये जो C3 वाला था वो आपके पास क्या हुआ, उसका वापस से परिवहन होगा, वो कहां आ जाएगा, जो पायरुविक एसिड जिसे मैं बोल रहा हूं उसका रीजनरेशन होगा पायरोविनोल फोस्फेट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर फोस्फेट जुड़ा है, तो एटीपी जो है वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, पर इतना डिटेल्स अपन नहीं चलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज जो आपने यहां से रिलेट करनी है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखी लेकिन इनडायरेक्ट आपको बता रही, जो कुलाच्छद कोशिका है, क्या है, जो कुलाच्छद कोशिका, इसके अंदर आपको एक एंजाइम के बारे में डिस्कशन यहां पर कर रखा है, जिसे आपने पहले भी पढ़ रखा है, रूबिस्को। क्या पढ़ रखा है, रूबिस्को, रूबिस्को, डिस्को नहीं, रूबिस्को, राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये पहले भी आपने पढ़ रखा है। RUBP सुना, RUBP, राइबोज बिसफॉस्फेट, जो 5 कार्बन वाला होता है जिसके साथ में CO2 जुड़ती है तो फिर PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। तो यहाँ C3 चक्र चलेगा, मतलब ये आपके पास होगा यहाँ पर। अब ये इसके अंदर है, यहाँ पर इसके अंदर वो नहीं होता है, इसका कारण एनसीईआरटी में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये रूबिस्को जो है इसके अंदर तो होता है सर, जबकि जो पेप्टेज है वो इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, पेप्टेज इसके अंदर नहीं। दूसरा, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, रूबिस्को अनुपस्थित इसके अंदर है और पेप्टेज इसके अंदर क्या है सर, उपस्थित। पेप्टेज इसके अंदर क्या है, उपस्थित। ऐसा क्यों, पेप्टेज था यहाँ पर यौगिकरण हुआ, अगर रूबिस्को यहाँ पर हुआ, जैसा कि नाम से ही अपने को पता चल रहा है, राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब कार्बोक्सिलेज में CO2 का जो फिक्सेशन एक तरह से करता है, ऑक्सीजनेज का मतलब ऑक्सीजन में भी ये काम करता है। अगर इसके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट हो गया तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन, क्योंकि ये वातावरण से CO2 वगैरह लेगा तो ऑक्सीजन भी हो सकता है कि आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, जैसे रूबिस्को की फॉर्म क्या, राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, तो ये जो ऑक्सीजन अगर यहाँ पर होगी तो कार्बोक्सिलेज की जो प्रक्रिया है वो तो घट जाएगी और ऑक्सीजनेज वाले की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये वाली जो प्रोसेस है वो नहीं होगी और ये वाली नहीं होगी, तो आगे तो कुछ भी अपन नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ भी अपन नहीं कह सकते। जब ये अगर इसकी बात करें तो आपने क्या बोला, कुलाच्छद जो कोशिकाएं है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर अंतर कोशिकीय अवकाश तो इसके अंदर होता ही, जैसे यहाँ पर बहुत सारी एक कोशिका यहाँ होगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, चारों तरफ होगी, एक तरह से कोशिकाएं बहुत सारी होगी, उनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं, स्पेस नहीं है, तो जाना पॉसिबल नहीं। साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने नीचे लिखा कि गैसों के लिए ए पारगम्य होता है, कौन,
गैसों के लिए पूराक्षर कोशिका क्या होता है, नीचे की ओर लिखा है ए पार्गन होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो नहीं आ सकती, और वो नहीं आ सकती तो आपके पास रुबिस्को जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर अपना काम करता रहेगा। आगे बस वो यहाँ पर अपना काम करता रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि रुबिस्को किसके अंदर है, पेप्टेज किसके अंदर है, ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राइबोज बिस्फोस्फेट की जो अपन बात कर रहे हैं वो आपके पास सिंपल सा ध्यान में रखना है, बंडल शीट जो सेल है कुलाक्षर कोशिका उसके अंदर होता है, जबकि पेप्टेज उसके अंदर अनुपस्थित होता है। क्लियर है? सारी बात सुन। तो ये आपके पास सिंपल सा क्या है, C4 जो चक्र है वो सिंपल सा अपन ने देख लिया। डिफरेंस अब आपको बताने की जरूरत नहीं है C3 और C4 में। C3 जो मेन होता है वो किसमें होता है, मेसोफिल में होता है। C4 जो होता है एक तरह से मूलाक्षर कोशिका में यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेनली, बाकी तो आपको पता ही है। और जो एक शब्द मैंने लिखा है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाता है, आप इसमें आपने अगर इसे पूरा देखा है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आपको एनसीईआरटी में अगला टॉपिक ही मिलेगा फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। इस शब्द को डिटेल से वहां पर अपन डिस्कस कर लें। तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने समझाया है समझ में आया है। नहीं आया तो वापस देखिए, फिर भी नहीं आया तो फिर देखिए। एनसीईआरटी पढ़िए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में प्रकाश श्वसन के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।